नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। रामगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। हादसा कांकेबार में हुआ है। हादसे में भीमनाथ महतो और खिरोधर महतो की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों ग्रामीणों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया है। आज बहुत दुखद घटना हुआ। वार्ड नंबर 31 कांकेबार में 2 व्यक्ति ने अपना बैल जो लेके चले गए थे अपना माली बागी में, उसमें काफ़ी देरों से बरसात बिजली कड़क हो रहा था। इसी में एक महुआ के पेड़ में इन लोग बारिश के चलते उन लोग बच रहा था। उसी दरमियान उन लोग के ऊपर में बरसात हुआ। दोनों वहीं आसमी मृत्यु हो गई दोनों की। साहिबगंज में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मखमलपुर लालबथानी मुसहरी टोला में हादसा हुआ है। मृतक बच्चे की पहचान अमित कुमार और रोशन कुमार के रूप में हुई है। दोनों मौसेरे भाई थे जो अपने पास के गांव से अपने घर वापस आ रहे थे। गंगा नदी में उफान होने की वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बच्चे पुल को समझ नहीं पाए और पुल के नीचे जा गिरे, जिससे बच्चों की मौत हो गई। वहीं धनबाद में 3 घंटे की जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। धनबाद की गिरेवाल कॉलोनी हो या फिर धनबाद यातायात पुलिस थाना, सभी जगहों पर पानी ही पानी है। गिरेवाल कॉलोनी में कमर तक पानी भर गया है। इधर ही आके जाता है और यहाँ पे जो हमारा सीवेज का जो एरिया है, मेन कवर है, वो काफी छोटा एरिया है, तो जल्दी से पानी शॉक नहीं होता है और ये पूरा पानी बिल्कुल रोड पे ही लगा रहता है। बारिश हुआ 2-4 बूंद हुआ तो यही हाल हुआ। तो बहुत रिपोर्टर आए, फोटो खींचे। नगर निगम बहुत बार आता, कल फिर आएगा साफ करके कचरा साफ हो जाएगा। जामताड़ा में योजनाओं के शिलान्यास को लेकर दुमका सांसद सुनील सोरेन और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के बीच ठन गई है। जिले में लगातार योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और योजनाओं के शिलान्यास में सांसद का नाम नहीं रहने को लेकर दुमका सांसद सुनील सोरेन खासे नाराज है। जामताड़ा में आयोजित दिशा की बैठक में सुनील सोरेन ने अधिकारियों को इसके लिए हिदायत भी दी है। अब यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। इरफान अंसारी ने सुनील सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं यहां का मुख्यमंत्री हूं और सांसद को मैं यहां घुसने नहीं दूंगा। इरफान ने कहा कि सुनील सोरेन अपने दायरे में रहकर बात करें। योजना शिलान्यास होता है तो प्रोटोकॉल के अनुसार सांसद, विधायक, इन लोगों का नाम अनिवार्य से उसमें रहना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा मुझे सूचना है कि उसमें सांसद का नाम नहीं। मैंने उसमें नियमन बना दिया है। आज की बैठक में किसी भी तरह का शिलान्यास उद्घाटन हो तो पूर्णतः प्रोटोकॉल का पालन हो। अगर नहीं पालन होता है तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई। अंसारी को उल्टा पुल्टा बोल के जाइएगा आप। मैं घुसने नहीं दूंगा इस सांसद को। मैं कह देना चाहता हूं, यहां का मैं मुख्यमंत्री हूं, यहां का मैं मालिक हूं। यहां दायरे में रहिए, बिचौलिया में मत फंसे। बिचौलिया की बात पर आप करना धरना कुछ नहीं है, खाली नाम लेना चाहते हैं खाली। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार हुई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। मोदी कैबिनेट से नई शिक्षा नीति की मंजूरी मिलने के बाद देश भर में इस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षाविदों ने मंथन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा में झारखंड के मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और साफ कर दिया कि नई शिक्षा नीति में परिवर्तन की जरूरत है। सभी शिक्षा मंत्रीगण और सभी कुलपतिगण सोमवार को नई शिक्षा नीति पर मंथन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम और राज्यपाल भी जुड़े। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर राजभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कि ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। पढ़ना नहीं, अब सीखना जरूरी है। सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। वहीं नई शिक्षा नीति का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विरोध किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि जनभावना के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसके साथ आगे बढ़े तो बेहतर होगा। देश के लोगों की आय के स्रोत बहुत कम है, जबकि निजी संस्थान की फीस लाखों में है। गरीब, आदिवासी, दलित, किसान कैसे पढ़ेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। इस नीति में जो प्रावधान है, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे अच्छे शिक्षक को प्राइवेट संस्था लेकर चली जाएगी। हमारे सुझाव को गंभीरता से लिया जाए। इस नीति का पूरे देश को इंतजार था, लेकिन वर्तमान स्वरूप स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, शिक्षकों के साथ और काफी अनुभवी व्यक्ति हैं देश के अंदर, और यहाँ तक छात्रों को भी इस नई नीति में शामिल करना चाहिए। उनसे भी विचार विमर्श करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी एक ही संस्था होना विश्वविद्यालय एवं छात्र हित में है। शिक्षा नीति में शिक्षण, सिद्धांत एवं प्रायोगिक पर बल दिया गया है। प्राचीन और नवीन, लोकल और ग्लोबल का भी ध्यान रखा गया है। नई शिक्षा नीति पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि सरकार के स्तर पर और पार्टी के स्तर पर दोनों जगहों पर समीक्षा हो रही है। यहाँ कमियां और खामियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास होगा। आप किसी चीज को थोप दें और हम उसको करने के लिए बाध्य हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। पार्टी स्तर पर भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को थोप दें और हम उसको करने के लिए बाध्य हो जाएं, ऐसा भी नहीं। वहीं नई शिक्षा नीति का बीजेपी ने खुलकर समर्थन किया है। बीजेपी सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए काफी विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया है। शिक्षा में बदलाव देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए कारगर कदम साबित होगा। इंटरनेट के आने के बाद नॉलेज में बड़ी क्रांति हुई है। वैश्विक माहौल में अपने नागरिकों को तैयार करने के लिए शिक्षा में बदलाव जरूरी है। इस मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई और एक काफी विचार विमर्श करके एक नई नीति लाई है, और ये नीति पे आज मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, देश में जल्द ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने की कवायद है। हालांकि झारखंड खुलकर इसका विरोध कर रहा है। संपत्ति सूची का विषय भी है और स्टेक होल्डर भी राज्य सरकारें हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, बहुत सी बातें हैं जो कि कोठारी कमेटी, जो सबसे पहले कमेटी थी, उसकी नीति से, उस कमीशन के बाद की नीति से लेके अभी तक वो एक चीज़ चली आ रही है, जैसे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ऐसी जो नीति, जो इसलिए हो सकता है कुछ बातें हैं जो कि नई नहीं है, और कुछ बातें होंगी जो नई हैं। मदन और चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। 30-40 साल जामताड़ा में शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का दर्द छलक गया। शिक्षा पर बोलते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि आज भी राज्य में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक संपन्न परिवार के छात्रों के लिए और दूसरा साधारण परिवार के छात्रों के लिए। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, सभी को एक तरह की शिक्षा पाने का अधिकार है। संबल होता है, व्यय करने की क्षमता होता है, और वैसे विद्यालयों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, और एक ऐसे विद्यार्थी जो हम लोगों के परिवार से निकल करके आते हैं, जो आपके पाठशाला में पढ़ते हैं, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा खाई रह जाता है। इसलिए कभी कभी नियम से हट करके भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था एक समान होना चाहिए। कहते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सालों भर चुनाव मोड में होती है, और अब जब वाकई चुनाव हैं
तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। झारखंड में उपचुनाव है दुमका और बेरमो सीट पर। ऐसे में झारखंड बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी सिलसिले में झारखंड बीजेपी कार्य समिति की वर्चुअल बैठक हुई। करीब 7 घंटे तक चली मैराथन बैठक में दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में उपचुनाव के साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू, बीजेपी की तैयारियों का हुआ आगाज, सोरेन सरकार को घेरने का प्रस्ताव पास। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद दीपक प्रकाश की नई टीम की सोमवार को पहली बैठक हुई। वर्चुअल माध्यम से हुई पार्टी कार्य समिति की बैठक का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से उद्घाटन किया, जिसे ऑनलाइन संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी नेताओं को कई टास्क दिए। साथ ही दुमका और बेरमो सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बूथ स्तर तक तैयारी करने के निर्देश दिए। बैठक में कोरोना संक्रमण के दौरान जनता की परेशानी और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर हमला बोलने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान तय किया गया कि हेमंत सोरेन सरकार पर हमला तेज किया जाएगा। राजस्व के मसले पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही राज्य सरकार को जवाब दिया जाएगा। बेरोजगारी और किसानों की ऋण माफी को मुद्दा बनाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के रोजगार और पुनर्वास के मसले पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बेरोजगारों को भत्ता न दिए जाने पर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा जाएगा। राज्य में विभिन्न संगठनों की हड़ताल को मुद्दा बनाया जाएगा। साथ ही आदिवासियों की मौत और टाना भगतों पर लाठीचार्ज के मामले पर भी सोरेन सरकार को घेरा जाएगा। बीजेपी के राज्य में नक्सलवाद प्रायः समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। आज नक्सलवाद फिर से दंदना रहा है, उग्रवाद दंदना रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और ये कमजोर सरकार की निशानी है। वर्तमान सरकार जो चल रही है वह सरकार भ्रष्टाचार युक्त है और विकास मुक्त है। विकास उसमें हो नहीं रहा और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से जुड़ी हुई है यह सरकार। वहीं कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कई मसलों को लेकर राज्य सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि चुनावी वादे पूरे न कर पाने के कारण सोरेन सरकार राजस्व वसूली जैसे मुद्दे उठा रही है। आज समाज, झारखंड की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सराह रही और तुलना कर रही है कि प्रदेश में एक कमजोर लुंज पुंज सरकार के आगे भाजपा का मजबूत और सेवामयी संगठन का पलड़ा भारी है। किस तरीके से हम लोगों ने एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में जीत के टिप्स दे रहे थे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन उपचुनाव में बीजेपी के पराजय का दम भर रही थी। बीजेपी को फायदा या नुकसान ये बीजेपी समझेगी, लेकिन स्वाभाविक है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी इस उपचुनाव में देंगे और सभी लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल स्पष्ट है और गठबंधन के पक्ष में दुमका और बेरमो की सीट रहेगी। नहीं होना चाहिए था। अफसोस है, खेद है कि इस तरह का दुख है कि इस तरह घटना घटी। झारखंड सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, चुनाव आने के पहले, चुनाव के पहले भी और जब चुनाव आता है सभी पार्टी सक्रिय हो जाते हैं। अपना अपना जो स्टैंड है अपना मीटिंग करते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, बूथ में जाते हैं। ये सभी पार्टी करते हैं और इसमें अपना तरीका जो अपनाए। बीजेपी की तैयारी और महागठबंधन के दावों को देखकर लग रहा है कि झारखंड में उपचुनाव की जंग बहुत रोचक होने वाली है। मदन सिंह के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।